एंड राधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी पर उत्तरा दीदी के साथ। दीदी आपका प्रणाम। दीदी नमस्कार। आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो दीदी आज आप हमको क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाना तो क्या है, अपन तो आपस में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो समस्या चल रही है बड़ी ज्वलंत, मैरिजेस जो हैं वो लेट हो रही हैं। लड़कियां भी पहले अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, उसके बाद शादी करना चाहती हैं और फिर 1-2 साल के बाद बच्चों की प्लानिंग करती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि फिर बच्चे होने में बड़ी समस्याएं आ जा रही हैं। तो इसके पीछे तो एक तो सामाजिक कारण भी है और कुछ इस प्रकार के भी हम मान सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो आजकल 15 साल की उम्र में तैयार हो जाता है जी जनरेट करने के लिए बच्चे। लेकिन हमारी शादियां होती हैं 25-25 साल, 30-30 साल, तो हमारे शरीर का जो वो अंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ाने लग जाता है। ये स्वाभाविक है कि किसी भी शरीर के किसी भी अंग को अगर अपन काम में नहीं लेते तो उसमें कुछ कुछ खराबी आने लग जाती है। तो वही हमारे साथ भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा पीसीओडी की और पीरियड्स की इनकी समस्याएं तो अक्सर लेडीज को, हर तीसरी लेडीज को ये समस्या रहती है। और जब शादी होती है तो वो सोचते हैं कि हम 1-2 साल पहले एंजॉय करें और उसके बाद फिर हम प्लान करें, बेबी प्लान करें। और जब वो बेबी प्लान करते हैं तो उनके अक्सर बच्चे होने में दिक्कत आती है। ठीक है, हमारा विषय ये नहीं है, हम तो केपी मेथड से ये जानना चाहते हैं कि संतान होने के योग किस प्रकार बनते हैं और कब बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे शास्त्रों में भी संतान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्णमूर्ति जी ने कोई नई चीज बताई है, और हमारे शास्त्रों में बहुत ही रीजनेबल और लॉजिकली भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यदि हमें संतान के बारे में ज्ञात करना ही है, संतान पक्ष, तो दोनों की कुंडली देखनी चाहिए, केवल स्त्री की नहीं या केवल पुरुष की नहीं। अक्सर कई बार पुरुष चले जाते हैं पंडित जी के पास कि पंडित जी मेरे बच्चा कब होगा, संतान कब होगी। तो हमेशा ये चीज कहनी चाहिए कि भाई स्त्री की कुंडली ज्यादा आवश्यक है, हालांकि हम पुरुष की कुंडली से देख सकते हैं। तो स्त्री की कुंडली का जो पंचम भाव है वो प्रोजेनी का है, तो उसी से हमें हकीकत पता लगती है। अगर कोई पुरुष दिखाना चाहता है तो हम पंचम भाव से ना देखकर, पंचम भाव उसका संतान सुख का है, संतान पैदा होने का नहीं है, 11th हाउस से देखना चाहिए जो सप्तम भाव से पंचम भाव है, वहां का सब लॉर्ड हमें चेक करना चाहिए। तो कृष्णमूर्ति जी ने जो है, इन जनरल तो बहुत सारे नियम है जो हमारा बताना कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर, कि भाई लग्न और पंचम भाव के स्वामी आपस में अच्छा दृष्टि संबंध बनाते हैं, शुभ होता है तो भी संतान होने के अच्छे योग रहते हैं। गुरु की दृष्टि यदि रहती है लग्न पर, पंचम भाव पर, तो भी संतान के लिए अच्छा फेवरेबल माना गया है। लेकिन इसके साथ साथ कृष्णमूर्ति जी ने कुछ और विशेष चीजें और बताई कि पंचम भाव से ही हमें ज्ञात होता है कि संतान होगी या नहीं, और विशेष रूप से स्त्री की कुंडली हमें ध्यान से देखनी चाहिए कि पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, चंद्रमा हो, तो संतान की वृद्धि करते हैं। लेकिन पंचम भाव पर यह आवश्यक है कि जल तत्व की राशियां या फलदायिनी राशियां भी होनी चाहिए, उनकी स्थिति भी हम देख लें जो हमें फल देने वाली है, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, ये फलदायी राशियां कही गई हैं। कुछ राशियां अर्ध फलदायी हैं और कुछ राशियां बांझ राशियां हैं, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनमें बैरन साइन में मेष, सिंह, मिथुन और कन्या, ये 4 राशियां आती हैं। कन्या भी अर्थ फलदायी है, हालांकि धनु राशि को हम नहीं मानते क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। अग्नि तत्व की राशियां फल नहीं देती संतान पक्ष में। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ ग्रह भी हैं जो भी हमारे संतान पक्ष में होने में, संतान होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो हमारे पुरुष ग्रह हैं वो सब संतान में सहायक होते हैं, सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र और शुक्र जो है वो संतान, वो स्त्री संतान अधिकता से देते हैं। लेकिन बुध और शनि जो हैं इनको हमारे यहाँ नपुंसक ग्रह कहा गया है। ये संतान पैदा होने में, उत्पन्न होने में, यदि ये शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, गुरु से दृष्ट ना हो या शुक्र के साथ ना हो, तो ये संतान देने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से अगर इनकी दशा चल रही है और इनको कोई
शुभ ग्रह इनके साथ बैठा नहीं है या देख नहीं रहा है ना। तो ये चीजें एक तो हो गई। और सफला राशियों का मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले जब हम प्रॉमिस देखते हैं, ये नियम है सामान्य नियम, तो हम देख सकते हैं कि जब फेवरेबल ग्रह की दशा चलती है जो पंचम भाव से जुड़ा हो, तो हमारे संतान होने की संभावना पूरी बन जाती है। लेकिन एक विशेष नियम जो कृष्ण मूर्ति जी ने बताए हैं, क्योंकि संतान के लिए हमें पंचम भाव प्रमुखता से देखना चाहिए, तो हम सर्वप्रथम पंचम भाव का स्त्री की कुंडली में, यदि पुरुष की कुंडली है तो एकादश भाव का, तो उसका सबलॉर्ड देखें कि सबलॉर्ड क्या है। और वो सबलॉर्ड जो है हमारे सेकंड हाउस, क्योंकि हमारा कुटुंब का स्थान है, हमारे कुटुंब में बढ़ोतरी करता है वो। पंचम भाव हमारी पहली संतान का कारक है। और एकादश भाव जो हमारी मनोकामना पूर्ति भी है और हमारे जीवन साथी का पंचम भाव भी है। तो इन तीनों भावों में से किसी भी भाव का सूचक अवश्य होना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। और इसमें बुध और शनि नहीं होने चाहिए। तो यदि बुध और शनि होते भी हैं, मान लीजिए, अक्सर हमने देखा है, मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि बुध और शनि जो है सब लॉर्ड आ जाते हैं, तो हम वैसे वास्तव में घबरा जाते हैं। तो बुध शनि यदि आते भी हैं तो एक तो वो बैलेंस साइन में नहीं हो, अर्थात मेष में ना हो, सिंह में ना हो, मिथुन या कन्या में ना हो, नंबर 1। और उसमें भी अगर हो तो कम से कम केतु के नक्षत्र में तो ना ही हो, मेष और सिंह राशि में। तो केतु का नक्षत्र वैसे ही अबोरेटिव टेंडेंसीज देता है। और मिथुन कन्या तो बुध की राशियां हैं, वो तो नपुंसक राशियां हैं। और फिर नहीं तो वो किसी न किसी गुरु से या सूर्य से या शुक्र या चंद्रमा से अवश्य जुड़े हों, तो वो फिर भी सार्थक सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद हम पहली संतान के लिए पंचम भाव का सबलॉट चेक करेंगे। और किसी के जैसे अबॉर्शन हो गया है या मिसकैरेज हो गया है, तो हमको सेकंड संतान के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्ट हो चुकी है। तो उसके लिए हमको 7th हाउस का सबलॉट, अर्थात पहली संतान का छोटा भाई है, तो हमको 7th हाउस का सबलॉट चेक करना पड़ेगा इसी प्रकार। और वो 2, 5, 11 में से किसी न किसी भाव का सिग्निफिकेटर अवश्य हो। और तीसरी संतान यदि हमें देखनी है तो नवम भाव, उससे भी छोटा, उसका सबलॉट चेक करके हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार वो स्थिति 2, 5, 11 से जुड़ा हुआ है या नहीं। और गुरु की स्थिति अवश्य देख लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु को संतान का प्रमुख कारक ग्रह ही माना गया है। तो गुरु क्या कहता है हमारी कुंडली में, क्या उसकी दृष्टि है कि इन ग्रहों के साथ या सबलॉर्ड के साथ या पंचम भाव या नवम भाव के साथ संबंध बना रहा है। तो अगर वो करता है तो हमें संतान पक्ष में आसानी से सुविधा उत्पन्न होती है, वरना परेशानियां आती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको पुरुष की कुंडली देखनी है तो इसी प्रकार आप सबसे पहले प्रथम संतान के लिए, हालांकि उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, फिर भी हम कह सकते हैं कि दोनों की कुंडलियों को हम चेक करें, क्रॉस चेक करें, क्योंकि जब तक दोनों की कुंडलियों में संतान योग नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं होगा। तो अगर हम मेल की भी कुंडली चेक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी 11th हाउस के सबलॉट को चेक करना पड़ेगा, जो कि उसकी वाइफ का पंचम भाव है। उसको चेक करके वही 2, 5, 11 से जुड़ा हुआ है कि नहीं, 2 या 5 या 11। इसके अलावा अगर सेकंड चाइल्ड है तो लग्न का सबलॉट देखना पड़ेगा सेकंड के लिए। और अगर थर्ड चाइल्ड है तो थर्ड हाउस का, ये चेक करके, ये तो प्रॉमिस हो गया। अब अगला प्रश्न हमेशा आ जाता है कि कब। ये भी तो प्रश्न है ना, व्यक्ति ने पूछ लिया कि हाँ मेरे संतान हो जाएगी, लेकिन अगला प्रश्न है कब। तो उसके लिए हमें दशा अंतर दशाएं हमेशा चेक करनी चाहिए, जो कि इन भावों से जुड़े, तो ही हमारे जो संतान पक्ष की सार्थकता सिद्ध होती है। हालांकि हमारे यहाँ मेल फीमेल के बारे में भी बहुत सारा कहा गया है। पुरुष ग्रह जो है अक्सर मेल संतान का फेवर करते हैं और स्त्री ग्रह जो है वो स्त्री संतान का करते हैं, लेकिन ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं कि भाई किस प्रकार हम इसको रिकॉग्नाइज करें या देखें या प्रॉमिस करें, देखें कि भाई संतान पक्ष संभव भी है या नहीं। ये तो मैंने आपका लग्न चार्ट निकाल दिया दीदी। हाँ देख लेते हैं इसको, आपने दिया। हाँ इसको देख लेते हैं अपन एक बार, इसको देख लेते हैं कि भाई लग्न चार्ट क्या कर रहा है। लग्न चार्ट जो है, एक मिनट, खसक नहीं रहा है, मेरा फिक्स हो गया है।
ये देखिए लग्न चार्ट जो है मेष लग्न का है। अब हाँ। इनके फर्स्ट 5th हाउस पे बैरन साइन है, लग्न पर भी और पंचम भाव पर भी, सिंह जी राशि। जी। और सप्तम भाव जो सेकंड चाइल्ड के लिए है, वहां पर मंगल और शनि है। और गुरु जो है वो 9th हाउस में, गुरु और शुक्र। हाँ। ठीक है, तो ये तो ऐसे तो मोटा मोटा हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं सबलॉर्ड का चार्ट कि भाई उसके क्या प्रभाव है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, लग्न पर भी है और पंचम और भाव पंचम भाव पे भी है जी। एक बार दोनों पे वापस देख होती लेते है, हैं कि गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है और पंचम भाव पर भी। पंचम भाव पे भी है तो जी। हमने गुरु का सपोर्ट देख लिया। यहाँ पर 7th हाउस पे मंगल भी है, शनि हम्म है लेकिन मंगल भी है वहां पर, है हम्म ना। अब इनका क्या, हमने जब 5th हाउस का सबलॉर्ड देखा तो 5th हाउस का सबलॉर्ड है शुक्र। हम्म। शुक्र जो है वो देखिए आप किस किस भाव से जुड़ रहा है, 2nd हाउस से जुड़ रहा है, जी 7th हाउस से जुड़ रहा है, बाकी और किसी से नहीं जुड़ रहा, केवल गुरु के सब में है वो, और गुरु के साथ है। तो जी। एक तरह से जो ये पक्की बात है कि इनके शुक्र संतान पक्ष के पूरे पूरे योग, संतान होने के योग बने हुए बनते हैं। अब हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र है और इनके शुक्र की महादशा में ही बचे हुए हैं। अगर शुक्र को हम ब्रेक कर लो, हाँ, तो शुक्र में 2016 के आसपास शुक्र में शनि में इनके एक संतान हुई और शुक्र में बुध में दूसरी संतान हुई। तो आप नहीं अंदर आगे, है ना, शुक्र, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है बच्चों की, लेकिन शुक्र में शनि में और शुक्र में बुध में 2 संतानें हुई हैं इनके, है ना। लेकिन क्या हो रहा है इनके कि जो इनकी संतान है, फर्स्ट संतान किसी कारणवश नहीं। कंसीव करते ही मिस कैरेज हो गया था, कंसीव हाँ। करते ही शायद बेबी गर्ल वगैरह कुछ थी, वो मिस हो गया। इसके बाद इनके 4-5 साल तक बच्चे नहीं हुए। फिर ये कहीं बाहर चली गई थी, लंदन वगैरह चली गई, फिर इन्होंने वहां पे भी ट्रीटमेंट लिया क्योंकि इनके हस्बैंड की पोस्टिंग वहीं हो गई थी। जी उसके बाद इनके 2nd चाइल्ड हुआ है 2016 के आसपास, मई 2016 में, जी। ओके। है ना। शुक्र में शनि था, अब आप शनि को देख लीजिए, शनि मंगल के साथ ही है और 7th हाउस को पूरा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहां का सबलॉर्ड भी बुध है, लेकिन बुध जो है वो भी सूर्य के नक्षत्र में है और शनि के सब में है। तो शनि जो इनका एक तो उच्च का है और मंगल के साथ है, तो शनि को मंगल का सपोर्ट मिल गया है एक तरह से, है ना। तो इस तरह से इनके संतान संभवी और सर्जरी से हुई है, ये बात पक्की है, क्योंकि मंगल वहां इन्वॉल्व होता है तो सर्जरी होती है, पक्की बात है। और फिर 3 साल बाद उनको 2nd चाइल्ड हुआ, उसका हम 9th हाउस से सबलॉर्ड देख लें, 9th हाउस का सबलॉर्ड भी शनि है। हम कह सकते हैं कि शनि है तो फिर, लेकिन शनि भी गुरु के नक्षत्र में है, देख लिए, और हाँ मंगल के साथ है। तो हाँ। इसमें भी इनको मेल चाइल्ड ही हुआ है इनको, ये हुआ है 19 में, सितंबर 19 में, अभी वो बच्चा 3 साल का है। और वो गुरु शुक्र दोनों 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कायदे से इनको फीमेल चाइल्ड भी होना चाहिए था, शुक्र की महादशा है। लेकिन देखिए आप गुरु का प्रभाव देख लीजिए, हालांकि गुरु खुद नहीं कुछ कर पाता, देखिए गुरु केतु के नक्षत्र में है, और जब शायद केतु का अंतर चला था इनके, तभी इनके अबॉर्शन हुआ था। शुक्र में केतु, ये देखिए शुक्र में गुरु, सॉरी, हाँ, शुक्र में गुरु, ये नीचे, हाँ, एक सेकेंड। हाँ। है ना। तो आप प्रभाव देखिए कि केतु का किस प्रकार प्रभाव है, लेकिन शुक्र जो है वो शुक्र अपने ही नक्षत्र में और गुरु के सब में है। तो गुरु खुद संतान नहीं दे पा रहा, लेकिन उसके प्रभाव से जो है शुक्र की महादशा में, शुक्र जो उससे बेटर प्लैनेट है, उसने उनको संतान दे दी है। उनकी मन इच्छा जो है संतान पक्ष, और दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत एक्टिव हैं, खूब एंजॉय करते हैं। उनके फोटो वगैरह हम देखते रहते हैं, बीच बीच में वो भेजते रहते हैं, तो देख के मजा भी आ जाता है। अब तो बड़ा वाला लड़का तो शायद 5-6 साल का हो गया, छोटा वाला तो 3 साल का है। तो इस तरह से हमें संतान के बारे में हमें अवश्य सबलॉर्ड से देख लें, प्रॉमिस देख लें, और दशांतर दशा देख लें। और बुध और शनि का देखिए, इसमें हमने इस कुंडली को इसीलिए लिया कि बुध और शनि को हम एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम ये भी देखना चाहिए कि वो किसके साथ है या किस नक्षत्र में है, कोई कौन ग्रह उनको देख रहा है, उसके कारण वो सुधर जाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह उनको नहीं देख रहा हो तो वो नहीं फल दे पाते, अकेले रहते, किसी की दृष्टि ना हो तो अकेले नहीं रहते। ये हमने इस कुंडली से प्राप्त
थैंक यू सो मच दीदी। तो हमने देखा कि केपी एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चा कौन सी दशा में हो सकता है, और सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि बच्चा होने की संभावना है या प्रॉमिस है नहीं या है। नहीं है। और प्रॉमिस एक चीज और है कि नॉर्मल चाइल्ड है या आईवीएफ से है, ये भी पता लग जाता है। ये फिर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। एकदम एकदम। तो ये हमारे आगे की चर्चा का विषय कि आईवीएफ या सरोगेसी, इससे या सरगेसी। फिर हम नॉर्मल चाइल्ड देंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।